हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स पोर्शन ऑफ सीयूटी पीजी फॉर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसी के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है एमसीए में, एमएससी कंप्यूटर साइंस में, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च में, and other allied disciplines like cyber security and so many disciplines, in so many good universities, including DU, JNU, BHU, Jamia Millia Islamia and all other central universities. तो पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट इन पार्ट 2 कि क्यों ये एग्जामिनेशन सिग्निफिकेंट है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों स्टूडेंट्स को इस एग्जामिनेशन को देना चाहिए और इस एग्जामिनेशन को देने से क्या क्या एडवांटेजेस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। ऑल दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर। अब पार्ट 2 में वी विल बी सॉल्विंग अनदर 5 क्वेश्चंस यूजिंग द मेथड्स लाइक विच आर द सैनमैक्स यूएसपी, जो हमारे स्पेशल मेथड्स होते हैं, लाइक चॉइसेस यूज करना, शॉर्टकट्स यूज करना, कॉमन सेंस यूज करना, और यदि कहीं नहीं यूज हो तो ट्रेडिशनल मेथड्स, बट वो भी एक ऑप्टिमल मैनर में जिसमें कम से कम टाइम यूज हो। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम होगा, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस आप करेंगे, उतनी ज़्यादा मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटीज़ भी रहती हैं। और इन एग्जामिनेशंस में टाइम इज़ द की फैक्टर। टाइम इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्रूशियल, विच यू कैन नॉट वेस्ट इन एग्जामिनेशंस। और आपको पता भी होता है कि एग्जामिनेशन की एनवायरनमेंट और घर बैठ के पढ़ने की और पेपर देने की एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। तो वही सब मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, एंड आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट, लाइक कि उनकी परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन हॉल में भी वही होनी चाहिए जो घर की स्मूथिंग, घर की कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में और सूदिंग एनवायरनमेंट में बैठ के जैसी परफॉर्मेंस होती है। लाइक उनके लिए दैट शुड नॉट बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। एग्जामिनेशन हॉल और एग्जामिनेशन शुड नॉट बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, दैट शुड बी अ कैजुअल वे ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशंस, ओके, दैट शुड बी अ रूटीन मैटर फॉर देम। चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव टुडे, व्हाट मोर कैन यू लर्न टुडे। ये एक फंक्शन आपको दिया गया है, डिफाइंड बाय दिस, एंड यू हैव टू फाइंड द रेंज। आपको पता है फंक्शन यदि ए से बी तक डिफाइन होता है, ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ डेफिनेशन एंड बी इज कॉल्ड इट्स कोडोमेन, और बी का जितना पोर्शन फंक्शन यूज करता है दैट इज कॉल्ड इट्स रेंज। ये सब जानने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट एज दिस हैज ऑलवेज बीन माय अप्रोच, आई रिवाइज ऑल द थिंग्स, ऑल द रिलेटेड थिंग्स। जैसे आप गूगल पे सर्च मारते हैं तो आप जो भी स्ट्रिंग डालते हैं, जो भी वर्ड डालते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपके डिस्प्ले में आ जाती हैं, आपकी सर्च में आ जाती हैं। सेम शुड बी योर वे ऑफ लर्निंग, ओके। क्योंकि रिवीजन आपको हमेशा हेल्प करेगी, आपकी स्पीड बढ़ाएगी और आप कॉन्सेप्ट्स को आप में इनकलकेट कर देगी, मतलब डेवलप कर देगी। वो आपके लिए आर्टिफिशियल नहीं रहेंगे, वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएंगे, आपकी कॉमन सेंस, आपकी कॉमन नॉलेज का पार्ट बन जाएंगे। जैसे डे टू डे लाइफ में हम कुछ भी बोलते रहते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, हमारे अंदर है, वो हमें अपने आप बाहर आती हैं। द सेम शुड बी द फ्लो ऑफ नॉलेज, ओके। पहला क्वेश्चन, अब जैसे हमने कहा हमें इसकी रेंज निकालनी है। देखिए बहुत सारे इजी तरीके से करा जा सकता है, इसके ट्रेडिशनल मेथड्स भी बड़ी थी, मैं इसी को ऑब्जर्व करूं। आप यहाँ से आपने देखा fx है, आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए, और वो मैं पहले भी बहुत बारी बता चुका हूँ। इसका हाफ यहाँ पे रखिएगा, -2 होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, +5, और जो यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा ऐड करा x² -4x तो यहाँ था, बट 4 आपने एक्स्ट्रा ऐड करा, उसे यहाँ पे माइनस कर दीजिए। सो दैट कम्स आउट टू बी x -2 होल स्क्वायर +1, ये आपके पास आ गया। अब लॉजिकली ये 2 है, ये इवन है, तो नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। कम से कम इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, और 2 से डोमेन शुरू हो रहा है तो एक्चुअली इसकी लीस्ट वैल्यू 0 होगी, तो इसकी कम से कम वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। इसका मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक इसकी रेंज होनी चाहिए। डायरेक्ट आंसर है, ठीक है ना। सो इट इज डायरेक्ट। क्या आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करा, x -2 होल स्क्वायर +1 होल स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, इसकी लीस्ट वैल्यू 0 हो सकती है, बट इज इट एक्चुअली कमिंग आउट टू बी 0? तो हमने देखा 0 आ भी रही है, बट हम नहीं भी चेक करते तो भी काम चलता। तो 0 + 1 तो कम से कम वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये हर हालत में नॉन नेगेटिव होना है। एक और तरीके से भी हम इसे कर सकते थे, so many ways, ओके, और अलग अलग मेथड, और ये सब शॉर्टकट्स है। आपने इसे डिफरेंशिएट करा, दैट इज 2x - 4, और इस डोमेन में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मीन्स फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और जो भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो डोमेन के पहले पॉइंट पे अपनी लीस्ट वैल्यू लेता है। पहले पॉइंट पे, और इसका पहला पॉइंट क्या है? 2। इसका मतलब इस फंक्शन में जब मैं x को 2 पुट करूंगा तो वो अपनी लीस्ट वैल्यू पुट करेगा, लीस्ट वैल्यू अटेन करेगा, और जब भी मैं इसमें 2 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी f(2) इज 4 - 8 + 5, 5 + 4 9 - 4 दैट इज 1, तो लीस्ट वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब fx के जो रेंज हो जाएगी वो कहां से कहां तक वेरी करेगा? ऑब्वियसली 1 से लेके इंफिनिटी तक।
पॉलिनोमियल है ना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, बीच में ब्रेक्स नहीं आएंगे, तो रेंज अटेन होती चली जाएगी ऑन द नंबर लाइन। सबको समझ आ गया? दैट इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम। बट कुछ लोग इसे और लेंदी मेथड से भी करते हैं। हाउ डू दे डू इट, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं, बट जैसे मैंने पहले कहा कि उसकी जरूरत नहीं है। बट वो मेथड्स हम जो प्रिंटेड सॉल्यूशंस देते हैं उनमें उस तरीके के मेथड्स भी हम डिस्क्राइब कर देते हैं जिससे स्टूडेंट्स को समझ आ जाए, और मैथमेटिकली भी। बट एग्जामिनेशन के लिए दिस इज द बेस्ट अप्रोच। यहाँ पे आपको गिवन है x लाई कर रहा है 2 से इन्फिनिटी के बीच में। x मतलब ये डोमेन ऑफ डेफिनेशन, और आपको अल्टीमेटली लाना किसको है, x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 2 को लाना है। तो इट मीन्स यदि मैं यहाँ पे x माइनस 2 करता हूँ तो यहाँ तो फर्क पड़ेगा नहीं, बट यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब आप यदि इस पे स्क्वायर कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप 1 ऐड कर दीजिए। अब जैसे ही आपने 1 ऐड करा तो 1 सब जगह ऐड हो जाएगा एक्सेप्ट ऑन द राइट, क्योंकि राइट तो इन्फिनिटी रहेगा ही, और ये आ जाएगा 0 + 1, तो ऑब्वियसली 1 to इन्फिनिटी। इस तरह से भी करते हैं कुछ लोग। तो 3 तरीके मैंने आपको सिखाए। आई विल बेसिकली गो फॉर दिस इज द बेस्ट फॉर मी, दिस इज द सेकंड बेस्ट एंड दिस इज द थर्ड बेस्ट। ओके, तो इसी तरह की अप्रोच अडॉप्ट कीजिए। Knowledge is important, but more important is that type of a knowledge which is going to get you the selection. That type of knowledge which is saving your time. Okay, so that is most important. Then comes this function. एक function given है, ln means natural log. Okay, log to the base e. उन्होंने कहा कि x is equal to 0 पे डिफाइंड नहीं है. What value may be assigned to f at x is equal to 0 so that it is continuous? हम सब जानते हैं कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। एक फंक्शन a पे कब कॉन्टिन्यूस होता है, जब उसकी लिमिट और उसकी वैल्यू उस पॉइंट पे सेम होती है। और मैं पहले भी बहुत बारी बता चुका हूं, लिमिट का मतलब, लिमिट और वैल्यू में फर्क ज्यादा नहीं होता। वैल्यू का मतलब है डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करा, वैल्यू निकाल ली। लिमिट का मतलब है यू फर्स्ट सिंप्लीफाई इट एंड देन यू अप्लाई, देन यू इवैल्यूएट द वैल्यू। ओके, बट ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इफ यू वांट ए फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस एट ए, देन द लिमिट एट ए शुड बी इक्वल टू द वैल्यू द फंक्शन एट ए। उसने कहा 0 पे इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बट वो इसे 0 पे कॉन्टिन्यूस बनाना चाहता है, तो उसके लिए इसे 0 पे एक वैल्यू अपनी तरफ से आर्टिफिशियली असाइन करनी पड़ेगी। तो इट मींस वो ऑब्वियसली वो 0 पे चाहता है और मैं कॉन्टिन्यूस करना चाहता हूं, तो डेफिनेशन मेरी क्या कह देगी, f of x शुड बी f of 0। तो इट मींस मैं क्या करूंगा, मैं x टेंडिंग टू 0 पे इसकी लिमिट निकाल लूंगा। I'll find its limit at 0 and I'll say let that be your value at 0। ये 0 पे डिफाइंड नहीं है, बट कॉन्टिन्यूस बनाना है तो आपको 0 पे इसे कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। बट आप वो वैल्यू चाहते हैं जिससे कॉन्टिन्यूस बने, तो ऑब्वियसली वो वैल्यू वो वाली होनी चाहिए जो इसकी 0 पे लिमिट हो। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, बट हमसे मांगा गया है खाली लिमिट, तो एक्चुअली इनडायरेक्ट वे में लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 0 पूछी गई है। ठीक है ना, सबको समझ आ गया? What they are saying, value is not defined at 0, but they want us to define a value at 0 so that the function becomes continuous. But function is continuous at a point if the value at a point is equal to its limit at that particular point, and we have to define a value of this function at origin so that it becomes continuous. So we'll just find the limit at 0 and we'll say okay, take this as the value of the function at 0. Okay, तो लैंग्वेजेस जैसे आप सब जानते हैं, मैं दोनों लैंग्वेजेस यूज करता हूं फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। एंड मोर ओवर मैं ये भी चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हिंदी बैकग्राउंड से हैं, प्योरली हिंदी बैकग्राउंड से हैं, बट उन्हें कंप्यूटर्स में आगे बढ़ना है और उन्हें ग्लोबल लेवल पे राइज करना है, तो उन्हें साथ साथ इंग्लिश में भी सीखने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो मीडियम इंस्ट्रक्शन होगा वो भी लैंग्वेज होगी। और जॉब यदि आपको गूगल में मिल जाती है इंडिया से बाहर, या टेस्ला में या माइक्रोसॉफ्ट में, देन ऑब्वियसली यू विल नीड दैट लैंग्वेज ऑल्सो। तो उससे हेजिटेट मत कीजिए, उससे कॉम्प्लेक्स मत लीजिए, उसे भी साथ साथ डेवलप कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो हमें खाली वैल्यू निकालनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। मैं ln को log टू द बेस e लिख रहा हूं, बाद में मैं e भी लिखना बंद कर दूंगा क्योंकि उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ना। ln is log टू द बेस e 1 minus bx and upon x। log 1 हम सब जानते हैं 0, तो आपने देखा है 0/0 फॉर्म है, और 0/0 फॉर्म अब सबको पता है कि आपको लगाना है l'Hopital रूल। काफी लोग इसे एल हॉस्पिटल कहते हैं, बट नो, इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज एल हॉस्पिटल, इट इज l'Hopital, इट इज ए फ्रेंच वर्ड। और यदि सही प्रोनाउंसिएशन आती है तो उसमें कोई नुकसान तो है नहीं। नो डाउट आपको सॉल्व करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे एल हॉस्पिटल बोल के अप्लाई करें, l'Hopital बोल के अप्लाई करें, बट येस, व्हेन यू कन्वर्स विद समबॉडी देन इट शोज योर नॉलेज। ओके, देन इट शोज योर परफेक्शन। तो इट इज l'Hopital, और उसमें करते क्या है l'Hopital रूल में, जब 0/0 फॉर्म होती है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब फंक्शन की जगह उसके डेरिवेटिव को कंसीडर करते हैं। और log x का डेरिवेटिव सब लोगों को पता है 1 + x होता है। आई होप
इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बताने की, आप लोग एक एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू शुड बी conversant enough with these type of things. But okay, let me tell you, if fx is equal to log x log gx, then f dash x is g dash x upon gx. Okay, let me do it for you. ये फॉर्मूला जो मैंने यूज करा है, ठीक है ना, a अपॉन 1 प्लस ए एक्स, एंड अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसमें कुछ रह ही नहीं गया सॉल्व करने लायक अब, तो आपको पता ही है क्या है, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a अपॉन 1 प्लस ए एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस बी एक्स, और अब सिंप्लीफाइड फॉर्म है, लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए, a अपॉन 1 प्लस 0 प्लस b अपॉन 1 माइनस 0 दैट इज a प्लस बी। इस तरह से एग्जाम में नहीं लिखना है, वो तो डायरेक्टली इस स्टेज पे आते ही आप डायरेक्टली a प्लस बी लिख दीजिए। इनफैक्ट इस स्टेज पे आते हैं क्योंकि आगे लॉपिटल नहीं लगेगा। लॉपिटल का मतलब क्या होता है कि आपने 0/0 फॉर्म से अप्लाई करना शुरू करा, और जब तक आप लॉपिटल लगाते रहते हैं जब तक 0/0 फॉर्म ब्रेक नहीं हो जाती। जैसे ही यहाँ नीचे 1 आया, मुझे पता है अब तो इवैल्यूएशन होनी है, और जैसे ही x को 0 रखूंगा, ये 0 0, आई डायरेक्टली राइट माई आंसर टू बी a प्लस बी, एंड दिस इज माई आंसर। ठीक है ना, एवरी सिंगल सेकेंड यू शुड ट्राई टू सेव, हर सेकेंड आपको कोशिश करनी है सेव करने की, बिकॉज दैट इज योर करियर, ओके, दैट इज योर सक्सेस, दैट इज योर सिलेक्शन। एंड साथ में करेक्ट भी, आपको स्पीड पे अपनी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, ओके, क्योंकि हर गलत आंसर आपकी पेनल्टी देता है -1, हर सही आंसर आपको रिवॉर्ड देता है +4, और एक एक नंबर आपको ऊपर से नीचे ला सकता है और नीचे से ऊपर ले जा सकता है। सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरी सिंगल मार्क इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है हमेशा, ओके। चलिए आगे करते हैं। एरिया enclosed between the graphs of y is equal to x cube in the lines x is equal to 0, x is equal to 0 is y axis, y is equal to 1, y is equal to x। आप सबको याद होगा बेसिक कैलकुलस में, एरिया बाउंडेड बाई, मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूं जो हम करते हैं हमेशा, एरिया बाउंडेड बाई x is equal to fy, y axis and ordinates y is equal to a and y is equal to b is इंटीग्रल y is equal to a, y is equal to b x dy। तो आप डायरेक्टली भी इस एरिया को फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाय x is equal to fy, y एक्सिस एंड the ordinates y is equal to a and y is equal to b is this given by integral। I hope you all know about area, area is also called quadrature। और आप में से कुछ लोगों को यदि डायग्राम बनाने का शौक है तो आप इसके डायग्राम भी बना सकते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट नीडेड इन दिस पर्टिकुलर केस। पहले मैं इसे सॉल्व कर देता हूं, फिर मैं डायग्राम से भी आपको बता दूंगा, बट एज सच मुझे इस क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है, बट बहुत सारे लोग बनाते हैं इसे। एग्जामिनेशन में इन हैबिट्स पे कंट्रोल रखिएगा अपनी, बिकॉज हर वो हैबिट जो आपका टाइम कंज्यूम करती है, बेटर है कि उसे आप छोड़ दें एग्जामिनेशन में, आप घर आके वो सारे शौक पूरे कर सकते हैं। y रेज टू 1/3 बहुत ही इजी इंटीग्रल है, यहाँ पे आ गया 3/4, y का 4/3। आई होप ये इंटीग्रल मुझे लिख के करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों के साथ, यू आर इंटेलिजेंट इनफ। अब y है 8, 8 को मैं 2 क्यूब कर सकता हूँ, 2 क्यूब से 2 क्यूब चला जाएगा 2 4 और -1, तो आपको दिखाई दे ही रहा है आपका आंसर क्या है, 3/4 इंटू दिस, एंड दैट कम्स आउट टू बी 2 4 8 16, सो 3/4 इंटू 15, that is 45/4, 45/4। There is a direct answer without much problem, much issues. But suppose we are still interested in drawing it and you want to see how this graph looks. So y is equal to x cube is a semi-cubical parabola, इसे semi-cubical para बोलते हैं। और एक कर्व ट्रेसिंग भी हम लोग पढ़ते हैं एरिया अंडर द कर्व से पहले, उसमें हमें दिख रहा है कि ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, और फिर एक शॉर्टकट होता है टू फाइंड टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0, और इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है, y को हमने 0 करा, मतलब x एक्सिस इज द टेंजेंट एट ओरिजिन। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि इसकी डायग्राम कैसी होती है सेमी क्यूबिकल पैराबोला की। इट जस्ट गोज लाइक दिस, ओके, इट जस्ट गोज लाइक दिस, ऐसे जाता है सेमी क्यूबिकल पैराबोला। मैंने कहा जरूरत नहीं है, ये जो टेंजेंट है ये इसे क्रॉस कर रही है। फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट भी होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कर्व ट्रेसिंग में यूज करते हैं, बट आप इसे मान के चलिए कि इट इज ए सेमी क्यूबिकल पैराबोला। अब इसमें और कौन कौन से पॉइंट्स हैं हम देख लेते हैं।
आपने x को 1 पुट करा तो y पर, क्योंकि y को 1 लेना है, y 1 आएगा तो x 1 आएगा, ठीक है। तो एक तो ये लाइन गई आपकी, ये 1 1 पॉइंट हो गया। और y 8 कब आएगा, जब x 2 आएगा, 2 क्यूब, तो एक लाइन ये आ गई आपकी। तो बेसिकली यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया। ये आपका आ रहा है y इज इक्वल टू 1, ये आपका आ रहा है y इज इक्वल टू 8, ये पॉइंट आपका आ रहा है 2 8, और ये पॉइंट आ रहा है आपका 1 1। तो ये इसकी डायग्राम बनेगी। ये जो मैंने शेड करा है इसका एरिया आपको निकालना है, बट अब आपको खुद ही क्लियर होना चाहिए कि दिस डायग्राम वाज नॉट एट ऑल नीडेड, ओके, दिस वाज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। और शौक पूरे नहीं करे जाते हैं एंट्रेंस में और एग्जामिनेशन में बैठ के। इनफैक्ट मेरा ये कहना है कि घर पे भी ट्राई करने की जरूरत है, सच नहीं है, यदि आपको डायरेक्टली स्ट्राइक कर जाता है मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, vertices of a triangle given है, then the distance between the circumcenter and the orthocenter। मेरे ख्याल से आपको सबको डेफिनेशन पता होगी। सर्कमसेंटर क्या होता है, आप एक ट्राइंगल है, आपने एक सर्कल बनाया, उसको सर्कमस्क्राइब करते हुए, मतलब उसको कवर करते हुए, और तीनों वर्टिसेस से होता हुआ जो उसका सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। सर्कमस्क्राइबिंग, इन सेंटर इंस्क्राइबिंग जो ट्राइंगल के अंदर होता है। तो इन सेंटर यहां हम डील नहीं कर रहे, सर्कमसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, जैसे एक ट्राइंगल आपके पास है, आपने हर वर्टेक्स से दूसरी साइड पे 90 डिग्री पे एल्टीट्यूड डाला, और जो इन एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। तो ये भी आप लोगों को पता है। तो ऑर्थोसेंटर ये हो गया, और सर्कमसेंटर क्या होगा कि तीनों वर्टिसेस से होता हुआ जाएगा सेंटर, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि वो कोइंसाइड करते हैं, वो कोइंसाइड करेंगे भी नहीं। अब हम देख रहे हैं ये ट्राइंगल क्या है, हम अपना वाला ट्राइंगल देखते हैं। इसका एक वर्टेक्स ओरिजिन दिया हुआ है, एक वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, और एक वर्टेक्स वाई एक्सिस पे दिया हुआ है। तो ये तो मुझे बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि साइड्स एक्स और वाई एक्सिस भी हैं, तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ये लेग भी एल्टीट्यूड है, ये लेग भी एल्टीट्यूड है, इसका मतलब वर्टेक्स इज दी ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर तो राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टेक्स हो गया यहाँ पे। जहां पे राइट एंगल हो रहा है दैट पॉइंट इज द ऑर्थोसेंटर, और यहाँ पे हमारा पॉइंट है वो ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन से ये लाइन जा रही है, ओरिजिन से ये लाइन जा रही है। इन अदर वर्ड्स ये तो 90 डिग्री है, तो ये ऑल्टीट्यूड हो गया, ये ऑल्टीट्यूड हो गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। सो ऑर्थोसेंटर आ गया। और सर्कमसेंटर क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, इसका जो मिडल पॉइंट होता है दैट इज द सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर इज द मिडल पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इन द केस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। और नाउ इट बिकम सो इजी, ओके। आपको निकालना है खाली डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ये निकाल लीजिए, समथिंग वेरी वेरी इजी। क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका, ए स्क्वायर बाई 4, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए स्क्वायर बाई 4 दैट इज 2a स्क्वायर बाई 4 दैट इज a स्क्वायर बाई 2 दैट इज a बाई रूट 2। बट एज ऑलवेज सेट, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं क्योंकि मैं टीच कर रहा हूं, बट एग्जामिनेशन में तो आप डायरेक्टली कर लीजिए कैलकुलेशन दिमागी तौर पे ही है। इस तरह लिख लिख के नहीं करना है, यू आर नॉट हैविंग टाइम टू वेस्ट, ओके। देन कम्स लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, part 2 of the previous year questions. These are all actual questions, okay? Straight lines दी गई हैं 3, ट्राइंगल बनाती हैं, किस तरह का ट्राइंगल है। और मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स में आपको गेस करना भी सिखाया, इंटेलिजेंट गेसिंग। अभी तक के रिजल्ट्स बताते हैं, जो रिसर्च हुई है, स्टैटिस्टिकल डाटा बताता है, एनालिसिस बताती है कि जब आप वाइल्ड गेसिंग करते हैं, वाइल्ड मतलब आपको चारों में से किसी चॉइस का आइडिया नहीं है, आप खाली आंख बंद करके जैसे आपने उंगली रख दी एंड यू मार्क दैट, ओके, 100% चांसेस हैं यू विल कमिट अ मिस्टेक और आपको पेनल्टी मिलेगी। बट यदि आप इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग का क्या मतलब है कि 4 में से 2 चॉइसेस सपोज आप सर्टेन है नहीं हो सकती हैं, 2 चॉइस बची, 50-50% चांसेस हैं सही और गलत होने के लिए, देन यू शुड गो फॉर गेसिंग इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यदि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, या आपका टाइम खत्म हो रहा है, एग्जामिनर आपको बंद करने को कह रहा है सिस्टम, या सिस्टम आपके चॉइसेस एक्सेप्ट करने से बंद होने वाला है 1 सेकंड के अंदर, देन यू कैन गो फॉर गेसिंग, इंटेलिजेंट गेसिंग, नॉट द वाइल्ड गेसिंग। कभी भी वाइल्ड गेसिंग नहीं करनी है, इतना लक्की कोई नहीं होता है कि जिस पे आपने गेस करा वही सही हो गया। हाँ, इंटेलिजेंट गेसिंग में आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, मुझे जैसे मेरी अप्रोच है, जिस तरह से मैं सिखाता हूँ आइसोस्लेस, आइसोस्लेस एंड राइट एंगल, तो 99% चांसेस लगते हैं मुझे कि आंसर इन दोनों में से होगा। और राइट एंगल यहाँ भी यूज हुआ है, तो इसका मतलब इक्विलिटरल, तो ये गलत कॉन्सेप्ट ऐसे ही यूज कर रहा है अपने आप। बट देखते हैं, चलिए क्या है, एक बार इसी को करके देख लेते हैं। मैंने इसका स्लोप निकाला
इसका स्लोप को मैं m1 कहता हूं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। इसका स्लोप निकाला माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, और इसका स्लोप निकाला माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। किन्हीं भी दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 नहीं है, और अब सबको पता है जब भी दो लाइंस राइट एंगल पे होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। किन्हीं भी दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 नहीं है, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही नहीं। तो जिस भी चॉइस में राइट एंगल है उसे तो पहले डिलीट करो। जो मेरे निमसेट के लेक्चर्स हैं, निमसेट के सॉल्व पेपर्स पे भी है, जो मेरे जर्नल लेक्चर्स पे भी हैं, उन सब में भी मैं शॉर्टकट्स यूज करता हूं ज़्यादातर टाइम, कि मुझे चॉइसेस की बेस्ट एप्लीकेशन चाहिए। दैट हाउ कैन आई मेक यूज ऑफ माई चॉइसेस टू बी एबल टू आंसर द प्रॉब्लम करेक्टली, रादर देन कि मैं स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करूं। सॉल्व करना इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील, इसको सॉल्व करना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, यू नो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बट टाइम इज क्रूशियल। आई डोंट हैव टाइम इन द एग्जामिनेशन सो दैट आई सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो इसलिए हम ये सब चीजें करते हैं। तो हमने देखा दो चॉइस तो गई हैं, और इक्विलेटरल इज अ वेरी वेग टाइप, क्योंकि इक्वेशंस का स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है, बट फिर भी मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, आप करके देख लीजिएगा। इक्विलेटरल और आइसोसेलेस में फर्क क्या है? इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती हैं। देख लेते हैं करके, इफ यू सो फील लाइक। ओके, यदि आपको मन है। इक्विलेटरल में तीनों एंगल 60 डिग्री होता है, आइसोसेलेस में जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल सेम होंगे। तो आप एंगल भी निकाल सकते हैं साइड्स के बीच में, बट चलिए लेंथ निकाल के देख लेते हैं। बट ये तो हमें बहुत क्लियर है दो, और जो मैंने सिचुएशन क्रिएट करी थी कि सपोज आप पे टाइम नहीं है, टाइम खत्म होने वाला है, दो चॉइस आपको पता है नहीं है, इन दोनों में से आपको गैस करना है, तो मोस्ट लाइकली यू शुड गो फॉर आइसोसेलेस, क्योंकि आइसोसेलेस एंड राइट एंगल, मैंने अपने लेक्चर्स में कई बार ही बताया है कि एग्जामिनर यदि एक से ज़्यादा चॉइस को एक कॉन्सेप्ट यूज करके दे रहा है तो आंसर उसी में से होने के पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं। अब मैं इन ट्राइंगल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ। अब देखिए, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। y को मैंने -x पुट करा, यहाँ सॉल्व करा, y इज -x, y को -x यहाँ पे पुट करा, 2x - 4 इज 0। तो आप खुद चेक कर लीजिए आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना, x + y = 0। आपने यहाँ से y को पुट करा -x, तो ये वाली लाइन आपने पुट करी 3x - x - 4 = 0। So there is 2x = 4, and from here you can solve it if it is correctly done. ठीक है, तो यहां से आपका आ गया x = 2, और x को 2 आपने यहाँ पे पुट करा तो y हो गया -2, तो आपका पॉइंट आ गया 2 - 2। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 - 2। अब इन दोनों को देखिए आप, इन दोनों इक्वेशंस में कल फर्क क्या है कि x एंड y इंटरचेंज हो गए। तो यदि मैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके साथ निकालूंगा तो -2 आ जाएगा। तो डायरेक्टली करिए ना आप, ये दोनों इक्वेशन सेम है, खाली x और y आपस में बदल दिए गए हैं। तो मैंने इन x और y को आपस में बदल के x + y = 0 और आखिरी वाले का इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, ये 3x + y = 4, मैं यहां लिख देता हूं, एक इक्वेशन है 3x + y = 4, और दूसरी है y प्लस दूसरी है x + 3y = 4। अब खुद देखिए, दोनों कोफिशिएंट्स का सम 4 है, दोनों कोफिशिएंट्स का सम 4 है, तो बहुत ऑब्वियस है, और x और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि इसको इंटरचेंज करके ये मिला, तो ऑब्वियसली पॉइंट 1 1 हो गया। तो तीसरा पॉइंट आपका 1, 1 है। हमें सॉल्व करने की जरूरत क्या है, हमें डायरेक्टली इक्वेशंस दिखाई दे रही हैं कि वो 1, 1 से सेटिस्फाई हो रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स ए पॉइंट विच इज सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस, क्योंकि दो लाइंस यदि आइडेंटिकल नहीं है, कोइंसिडेंटल नहीं है, तो उनमें एक यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होगा, यदि वो पैरेलल नहीं है तो। ओके, दे हैव अ यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपने देखा 1, 1 इज सेटिस्फाइंग। अब आप इनका डिस्टेंस निकालिए, इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही होना है, इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस सेम होना है, तो इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। दैट इज 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 होल स्क्वायर, दैट इज 1 + 9, दैट इज √10। अब यदि आप इसका इससे निकालेंगे वो भी यही आएगा √10। ओके, तो अब हम ये √10 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल के देख लेता हूं, इन दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा। इन दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा 2 - 2 16, और 16 दैट इज √32। तो मुझे ये तो दिख गया कि ये सारे डिस्टेंसेस सेम नहीं है। ठीक हो गया ना, क्योंकि हमारा डिसीजन खाली होना था इक्विलेटरल और आइसोसेलेस में से। द डिसीजन वाज टू बी बिटवीन इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस, और हमें ये क्लियर हो गया कि एक लेंथ आ रही है √10, एक लेंथ आ रही है √32।
तो ये दोनों तो सेम है नहीं, तो इक्विलेटरल तो ये होगा नहीं, ये आइसोसलीस होगा, तो सारा निकालने की तो हमें जरूरत ही नहीं थी। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग सिंस द बिगिनिंग। सबको अप्रोच समझ में आ गई? कहीं कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले हमने तीनों के स्लोप निकाले। हमने देखा स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। आई राइट इट हियर फॉर दोज ऑफ यू जिन्हें याद नहीं है। स्लोप इक्वेशन में निकालते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। और बट अदरवाइज आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड चाहिए तो आप साइनमेक्स से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, साइनमेक्स की वेबसाइट पे भी लोकेट कर सकते हैं इन सॉल्यूशंस को कंप्लीट। उसमें ट्रेडिशनल मैथमेटिकल वे में सॉल्यूशंस होते हैं जैसे कि बुक्स में होते हैं या जैसे नॉर्मली टीचर्स आपके साथ करते हैं। ओके तो सबसे पहले हमने स्लोप्स निकाले। किन्हीं भी दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं है, इट मींस कोई भी दो लाइंस 90 डिग्री पे नहीं है, इट मींस इट कैन नॉट बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो जिस भी चॉइस में राइट एंगल इन्वॉल्व है वो चॉइस एलिमिनेट हो गई। दो चॉइसेस बचे इक्विलेटरल और आइसोसलीस। इक्विलेटरल यदि तीनों साइड्स की लेंथ बराबर हो, आइसोसलीस यदि दो की लेंथ बराबर हो। मोस्ट लाइकली हम गट फीलिंग से बता चुके हैं आइसोसलीस है, बट टू बी एबल टू बट टू वेरीफाई इट मैथमेटिकली हमने तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले। वो भी हमने डायरेक्टली ज्यादा निकाले। हमने देखा कि इसमें और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में खाली एब्सिस एंड ऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएंगे। इससे y इक्वल -x रखा, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, x इक्वल 2 आ गया, x को 2 यहाँ पुट करा, y -2 आ गया, 2 -2 पॉइंट आ गया। तो पहली वाली का और तीसरी वाली का -2 आ जाएगा इंटरचेंज करके। इन दोनों को सॉल्व करना, ये है 3x + y = 4, ये है x + 3y = 4। कोफिशिएंट का सम 4 है, कोफिशिएंट का सम 4 है, x और y इंटरचेंज्ड है। इक्वेशन दोनों सेम आ रही, दोनों में राइट हैंड साइड 4 है, इट मींस x और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए एंड दैट सेम वैल्यू हैज टू बी 1,1। तो तीनों पॉइंट आ गए। इन दोनों का डिस्टेंस हमने निकाला √32, इन दोनों का डिस्टेंस 10 है, और क्योंकि इन दोनों में खाली साइन का फर्क है तो इन दोनों का डिस्टेंस भी √10 है। तो वो ठीक है ना, तो मुझे दिख गया कि ये डिस्टेंसेस सेम नहीं है, लेंथ ऑफ साइड इज नॉट सेम, सो इट कैन नॉट बी इक्विलेटरल, इट हैज टू बी आइसोसलीस। So as always, my advice to you is that you should use those methods which are helping you to save your time. वो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है एग्जाम में, यू फील सो एक्साइटेड, और जितने एक्साइटेड आप एग्जामिनेशन में रहते हैं उतनी आपकी परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होती है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, सी यू सून।